तो तुम लोगों का स्वागत है रिवर्स इंसैनिटी का इंसेन लेवल के फर्स्ट एपिसोड में। तो अभी तक तुम लोगों ने बहुत सारे हीरोज के लाइफ देखे होंगे, मे बी इन एनिमे, मांगा, मानवा या फिर कुछ भी बोल लो। मूवीज में भी हमें सिर्फ हीरो की ही लाइफ दिखाई जाती है, हमें कभी भी विलन की लाइफ नहीं दिखाई जाती। पर ये मांगा रिवर्स इंसैनिटी जो हमें एक विलन की लाइफ दिखाती है, और आज हम लोग एक विलन की लाइफ ही देखने वाले हैं। तो चलो अभी मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉइलर नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो ये कहानी शुरू होती है एक कैरेक्टर के साथ जिसको अभी बहुत सारे लोग गाली दे रहे होते हैं। जैसे कि एक बंदा अभी फैंग युआन को बोल रहा होता है, तू साले डीमन, 300 साल पहले तूने मेरे एंटायर सेक्ट को खत्म कर दिया था और तूने मेरी प्यूरिटी भी ले ली थी और आज तुझे इसीलिए मरना पड़ेगा। और उसके ये बोलने के बाद बहुत सारे लोग फैंग युआन को मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो सुन के अभी फैंग युआन उन्हें बोलता है, ईविल से छुटकारा पाओ, सीधा सीधा बोलो कि तुम लोग जस्टिस के नाम पे मेरे यहाँ पर ट्रेजर लूटने के लिए आए हो। और ये बोलने के बाद फैंग युआन अभी एक पोएम मारता है, द माउंटेन सनसेट, ऑटम मून स्प्रिंग विंड, व्हेन द मॉर्निंग ब्लैक एयर रिजेंबल द इवनिंग व्हाइट स्नो, बी इट सक्सेस और फेलियर बोथ कम आउट एम्प्टी। और ये बोलने के बाद फैंग युआन अभी उन्हें बोलता है, ये है चुन की शिकारा जिसकी मदद से तुम टाइम में वापस जा सकते हो, तुम लोग इसे रख सकते हो बिकॉज अभी मैं मरने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद फैंग युआन उस आर्टिफैक्ट को फेंक देता है, जो देखने के बाद बहुत सारे लोग उसको लेने के लिए जाते हैं। बट ये सारी की सारी चीजें फैंग युआन का ट्रैप होता है, जिसकी मदद से फैंग युआन उस आर्टिफैक्ट को अभी अपने लिए यूज करता है। और मरने से पहले फैंग युआन अभी उनको बोलता है, मैं फैंग युआन, मैं ये बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता कि मैं अपने लाइफ में डिमोनिक पाथ लिया। मैंने बहुत टाइम पहले देखा था कि मेरा कुछ ये हाल होगा, इसीलिए मैं अभी अपना लास्ट दाव खेलने वाला हूँ। मैं इस च्यून की शिकारा को यूज करूंगा और टाइम में वापस जाऊंगा। जो देख के अभी बहुत सारे लोग डर जाते हैं। और फैंग युआन अभी सोच रहा होता है, अगर ये आर्टिफैक्ट इफेक्टिव हुआ तो मैं फिर से वापस जाऊंगा और फिर से अपने डिमोनिक पाथ में ही चलूंगा। और ये देखने के बाद अभी बहुत सारे लोग फैंग युआन को रोकने के लिए आ रहे होते हैं, पर तभी फैंग युआन ब्लास्ट कर जाता है और वो धूल हटने के बाद लोग देखते हैं कि फैंग युआन गायब हो चुका है। जो देख के अभी एक बंदा बोलता है, तो ये रिमर्स गलत नहीं थे, चूंकि शिकारा सच में काम करता है। अगर वो फिर से टाइम के पीछे चला गया तो ये सारा का सारा वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाएगी। और उसके ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है 500 साल पहले, जहाँ पर हम लोग अभी गिव माउंटेन के पवेलियन को देखते हैं। और वहाँ पर कोई बंदा अभी अपने एंसेस्टर को अपने क्लैन के ऊपर ब्लेसिंग करने के लिए बोल रहा होता है। और ये बोलने वाला बंदा इस क्लैन का लीडर होता है, गियो बो। और अभी वो अपने एंसेस्टर को बोल रहा होता है कि उसके क्लैन के ऊपर वो ब्लेस करे, ताकि उनको बहुत सारे नए नए टैलेंटेड बंदे मिल जाए और उनके क्लैन के लिए थोड़ा सा होप बचे। और ये बोलने के बाद क्लैन लीडर और उनके एल्डर अपने एंसेस्टर के सामने अपना सर झुकाते हैं। और ये सब देखने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है दो एंसेस्टर के ऊपर, जो कि अभी दूसरे विलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक एंसेस्टर अभी बोल रहा होता है कि बाई विलेज और सियोंग विलेज में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखे हैं। जो सुन के अभी दूसरा बंदा बोलता है, हमारे क्लैन में 3 साल से अभी तक कोई भी जीनियस नहीं मिला है। उसके बाद वो लोग बाई विलेज के एक डिसाइबल के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो सिर्फ 2 सालों में गू मास्टर के रैंक 3 में पहुंच गया। उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, वो इस यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। जो सुन के अभी दूसरा एल्डर बोलता है कि उसका ताकत इतना ज्यादा है कि ओल्डर जनरेशन के बंदे भी उसको देख के प्रेशर फील करते हैं। बट अभी हमें पता चलता है कि इस क्लैन के लिए इस साल में बहुत ही ज्यादा होप है, बिकॉज इस साल उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा मिला है, जो कि सिर्फ 3 महीने में बोलना सीख गया था और 4 सालों में भागना। लोग बोलते हैं कि वो इतना ज्यादा जीनियस है कि वो इस क्लैन में आते ही पोइट्री करना शुरू कर दिया था। और ये लोग अभी अपने फैंग युआन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और उन एल्डर की बात सुनने के बाद अभी क्लैन लीडर बोलते हैं, हाँ ये बात सही है, मैंने सुना था कि लोग उसे चाइल्ड प्रोडिजी भी बोल रहे हैं और उसने इस क्लैन में आते ही एक पोएम बना दिया था। वो बंदा बहुत ही ज्यादा जीनियस है, पर वो इतना ज्यादा गिफ्टेड होने के बाद भी उसके पेरेंट्स अभी मर चुके हैं। और मुझे अभी जहाँ तक पता है उसको अभी उसके अंकल और आंटी देख रहे हैं, और वो बंदा फ्यूचर के लिए एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट वेपन बनेगा हमारे लिए। उसके बाद वो क्लैन लीडर सोचता है, फांजी फैमिली का जीनियस, ये लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होंगे, गियो फैंग युआन। उस चाइल्ड का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, अगर उसने इस साल के एग्जाम में अपना पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा हाई दिखाया तो हमारे क्लैन के लिए एक बैनर ऑफ होप बन सकता है। और ये बोलने के बाद अभी क्लैन लीडर सारे के सारे एल्डर को रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, बिकॉज कल सुबह अवाकनिंग सेरेमनी होती है, जहाँ पर उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा बाकी लोगों का पोटेंशियल देखने के लिए। पर उनको भेजने से पहले वो क्लैन लीडर उन्हें बोलते हैं, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, तुम लोग उस स्टूडेंट को लेने के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हो, पर तुम्हारा कम्पीट फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा कोई भी हरकत नहीं करना जिसकी वजह से इस क्लैन की यूनिटी के ऊपर दाग लग जाए, और इस बात को ध्यान रखना। जो सुनने के बाद उस क्लैन के लीडर्स एक दूसरे को देखते हैं और क्लैन लीडर अभी वहाँ
से चले जाते हैं। उसके बाद अभी हमें क्लैन लीडर को दिखाया जाता है जो कि अभी बारिश का मजा ले रहे होते हैं और अभी वो बोलते हैं फैंग युआन वो बंदा हमारे क्लैन का एक नया होप बनेगा। और उनके ये बोलने के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है फैंग युआन के ऊपर जो कि अभी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुशी खुशी में वो जल्दी से जाता है और उस विंडो को खोल देता है। और उसके बाद फैंग युआन अभी बोलता है ये सच में ग्यू माउंटेन है, मैं 500 साल पहले वापस आ गया। चुनक्यू शिकारा ये सच में काम करता है, मैंने उसको बहुत टाइम से कल्टीवेट नहीं किया था इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो काम करेगा या नहीं। और वो सारे के सारे बंदे वो मुझे मारना चाहते थे ना, पर इन दी एंड मैं नहीं मरा और जो भी अभी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सारे के सारे लोगों को मार दूंगा। ऑल्दो पहले मैं जहाँ था मुझे वहीं से शुरू करना पड़ेगा, पर आखिर इससे क्या होगा। द पाथ ऑफ कल्टीवेशन उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और कोई बंदा शुरू से शुरू करता है और नो मैटर कितना भी डिफिकल्ट हो मैं हमेशा अपने इविल पाथ में ही चलूंगा और इस चीज का मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। यानी कि अपने फैंग युआन को इविल रास्तों में ही चलना है, उसको सुधरना नहीं है। और अभी फैंग युआन हमें बताता है कि आखिर वो क्विंसी शिकारा कैसे काम करता है। फैंग युआन अभी बोलता है लेजेंड का कहना है कि हमारे यहाँ पर एक रिवर का टाइम एग्जिस्ट करता है जो कि सर्कुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, पर क्विंसी शिकारा का पावर उस टाइम ऑफ फ्लो के विपरीत काम करता है, इसीलिए वो तुम्हें पावर देता है कि तुम फिर से रीबॉर्न हो सको। यानी कि इस यूनिवर्स में एक रिवर ऑफ टाइम है जिसकी वजह से टाइम आगे बढ़ता रहता है और इसी रिवर ऑफ टाइम की वजह से वो वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, पर क्विंसी शिकारा का पावर उस रिवर को निग्लेक्ट ही कर देता है। वो तुम्हें मदद करता है फिर से टाइम में वापस जाने के लिए, पर किसी को भी नहीं पता था कि क्विंसी शिकारा रियल में करता क्या है। और ये बोलने के बाद अभी हमें वो रिवर ऑफ टाइम को दिखाया जाता है और फैंग युआन बोलता है इवन थ्रू द डेथ द हार्ट ऑफ अ डीमन नेवर फील्स रिग्रेट। और ये बोलने के बाद अभी हमें फैंग युआन को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी हमें पता चलता है कि फैंग युआन का एक छोटा भाई भी था और ये वही मोमेंट होता है जहाँ पर फैंग युआन की मॉम और डैड मर गए थे। और ये मेमोरी देखने के बाद अभी फैंग युआन बोल रहा होता है ये मेरी मेमोरीज की पीसेस है फ्रॉम द रिवर ऑफ टाइम। उसके बाद तभी वहाँ पर फैंग युआन के अंकल और आंट आते हैं जो कि उनको बोलते हैं कि अब से हम लोग तुम्हें पालेंगे और आज से हम लोग ही तुम्हारी नई फैमिली है। जो सुनने के बाद अभी फैंग युआन बोल रहा होता है नई फैमिली। और ये बोलते हुए हमें दिखाया जाता है कि उसका अंकल एक बहुत ही ज्यादा हरामी बंदा था। अभी वो फैंग युआन के भाई को मार रहा होता है बिकॉज उसने खाना चुराया था और मार खाते खाते वो अपने भाई से मदद मांगता है पर फैंग युआन कुछ भी नहीं करता। और अभी तुम्हें थोड़ा बहुत पता तो चल रहा होगा कि उसने आखिर खाना क्यों चुराया। उसके बाद हमें फैंग युआन को दिखाया जाता है जो कि अभी पढ़ाई कर रहा होता है और उसका भाई अभी दर्द में होता है और फैंग युआन अभी सोच रहा होता है कि ये आखिर कैसे रिलेटिव है, ये लोग हमें कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। अगर मुझे अपने लाइफ को इजी बनाना है तो मुझे उन्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग हूँ और शायद मुझे अपने दूसरे वर्ल्ड का नॉलेज को यूज करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद अभी फैंग युआन शॉक हो जाता है और फैंग युआन सोचता है दूसरा वर्ल्ड, आखिर ये मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद हमें फैंग युआन को दिखाया जाता है जो कि एक पोएम को गाता है और जिसको देखने के बाद सारे लोगों को लगता है कि फैंग युआन तो एक जीनियस है। और अभी बड़ा वाला फैंग युआन सोच रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये पोएम। और अभी हम लोग फिर से उसी मेमोरी में आते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अंकल और आंट अभी फैंग युआन को बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ फैंग युआन का भाई ये सब देख के वहाँ से चला जाता है और फैंग युआन अभी अपने छोटे भाई से माफी मांग रहा होता है बिकॉज सिर्फ फैंग युआन ही है जो कि एक कोल्ड और इंडिफरेंस एक्सप्रेशन अपने फेस में रख सकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो दूसरे वर्ल्ड से आया है। और ये सुनने के बाद फैंग युआन को सब कुछ याद आ जाता है जैसे कि फैंग युआन एक नॉर्मल स्कूल था एक ह्यूमन वर्ल्ड से और यहाँ पर वो एक लकी अपॉर्चुनिटी की वजह से आया था और ऐसे ही उसने इस वर्ल्ड में 300 साल के लिए मेहनत किया और 200 साल के लिए इधर उधर घूमता रहा। 500 साल सुनने में तो बहुत ही ज्यादा लगते हैं पर ये बहुत ही जल्दी बीत गए और इसी वजह से फैंग युआन भूल गया कि वो आखिर कहाँ से आया था। सारे के सारे लोग उसे जीनियस बोलते थे, एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और मैच्योर सोल जिसको कुछ एंशिएंट टाइम के पॉपुलर पोएम के बारे में पता है जिसको सारे लोगों ने भुला दिया है। यानी कि अभी जिसको भी समझ नहीं आया फैंग युआन एक ट्रांसमिग्रेटर है। फैंग युआन का रियल सोल अर्थ का है, उसको कहीं से एक गुड अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसकी वजह से वो अभी फैंग युआन के बॉडी में आया है और जो भी वो पोएम अभी यूज कर रहा है ना वो अर्थ का पोएम है, वो अर्थ का पोएम यूज कर रहा है जिसकी वजह से अभी किसी को भी नहीं पता चल रहा कि वो यहाँ का पोएम नहीं है। और सारे लोग अभी बोल रहे होते हैं कि उसको एंशिएंट पोएम के बारे में पता है जो सारे लोग भूल चुके हैं और इसकी ही वजह से सारे लोग अभी फैंग युआन को एक जीनियस बुला रहे हैं जो कि वो नहीं है। और ये बोलने के बाद अभी फैंग युआन बोल रहा होता है वो लेजेंड बिल्कुल सही थे पर ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि मैंने उस आर्टिफैक्ट को कहीं पर खो दिया, तो इसका मतलब वो आर्टिफैक्ट मेरे साथ रिबॉर्न बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, अगर मैं पहली की तरह इस लाइफ में भी कल्टीवेट करता रहा तो वो मुझे जैसे भी मिल ही जाएगा और मैं पहली की तरह फिर से ताकतवर बन जाऊंगा। और हम लोग अभी इसे ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास अब
अभी पास्ट लाइफ की मेमोरी है, जिसकी वजह से मैं अभी फिर से पीक पर जा सकता हूँ और मेरा फ्यूचर अभी बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। पर तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है जहाँ से अभी फैंग युआन का भाई आता है और फैंग युआन का भाई अभी बोल रहा होता है कि भैया अभी बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और आखिर तुम वहाँ पर विंडो के सामने बैठ के क्या कर रहे हो। जिसको देखने के बाद अभी फैंग युआन उसे बोलता है, ओ तो ये तुम हो फैंग जेंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। पर फैंग युआन का भाई फैंग युआन का थोड़ा सा केयर करता है, इसलिए वो बोलता है कि यहाँ से हवा आ रहा था और मुझे लगा था कि तुम बीमार हो जाओगे, इसलिए मैं खिड़की को बंद करने के लिए आया था। पर फैंग युआन अपने भाई को बोलता है कितना ज्यादा बेवकूफ है तू, यहाँ से निकल जाओ। और अपने भाई से इसे सुनने के बाद फैंग युआन का भाई डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फैंग युआन अपने बेड में सोने के लिए जाता है और वो बोलता है, हाँ जीनियस, मैं बस एक थर्ड क्लास टैलेंट का बंदा हूँ और जो रियल फर्स्ट क्लास टैलेंट है वो तो मेरा भाई है, गिव फैंग जेंग। इसका मतलब अपना फैंग युआन सिर्फ एक थर्ड क्लास टैलेंट है, उसमें कुछ टैलेंट वैलेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा तो उसके भाई में टैलेंट है। उसके बाद वो रात बीत जाता है और सुबह होती है जहाँ पर अभी हम लोग फैंग युआन को देखते हैं। पर तभी वहाँ पर एक बंदी आती है जो कि उसका सर्वेंट होती है और वो उसे बोलती है कि मास्टर फैंग युआन अभी आप उठ चुके हो और आपके नहाने के लिए अभी मैं जाती हूँ और पानी को रेडी करती हूँ। और उसके बाद फैंग युआन नहा लेता है और वो सर्वेंट अभी फैंग युआन की बाल बनाते हुए बोलती है, योंग मास्टर क्या आपको पता है अभी सारी की सारी लड़कियां आपके बारे में ही बात कर रही है। वो लोग अभी बोल रहे हैं कि अगर वो आपसे शादी कर पाए तो वो लोग इस दुनिया की सबसे लकीएस्ट गर्ल होंगी और सारे लोगों को यही लग रहा है कि इस साल की अवाकनिंग सेरेमनी में आपका ही फर्स्ट क्लास का रैंक आएगा। और वो लड़कियां तो अभी मुझसे बहुत ही ज्यादा जेलस होंगी बिकॉज मैं अभी आपको सर्व कर रही हूँ। और अभी फैंग युआन उसके बारे में सोचता है कि उसने पास्ट में कैसा हरकत दिखाया था। फैंग युआन अभी सोचता है, सेन क्यूअर मेरी आंट और अंकल ने इसको मेरे ऊपर नजर रखने के लिए बोला है और मुझे जहाँ तक पता है तेरी माँ नैनी सेन उसने तुझे ये सिखाया है कि आखिर मेन को सेड्यूस कैसे करते हैं और उनको जाल में कैसे फंसाते हैं ताकि वो तुझे प्यार करे। बट पास्ट में जब तुझे पता चला था कि मेरा टैलेंट सिर्फ थर्ड क्लास का है तो इमीडिएटली मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल हो गई थी और तू ऐसे एक्ट करती थी कि तुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद अभी फैंग युआन का भाई छुप के ये सब देख रहा होता है पर तभी वहाँ पर उसकी आंट आती है जो कि फैंग जेंग को बोलती है, अबे वो आखिर तू वहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है, जल्दी से अंदर जा। और अपने भाई को देख के फैंग युआन भी अभी उस लड़की को निकलने के लिए बोल देता है, जो सुनने के बाद वो लड़की भी वहाँ से निकल जाती है। और उसके बाद तभी वहाँ पर उस लड़की की माँ आती है जो कि फैंग युआन को बोलती है कि उसकी बेटी तुम्हें अच्छे से सर्व तो कर रही है, जिसमें फैंग युआन कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो अपने भाई के पास आता है और उसे बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, पर उसका भाई ये सब देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद हमें फैंग युआन और उसके भाई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अभी अवेकनिंग सेरेमनी के लिए निकल रहे होते हैं और हम लोग अभी देखते हैं कि फैंग युआन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अडल्ट एक सर्वेंट है पर फैंग जेंग के लिए एक बहुत ही बूढ़ी सर्वेंट है। और कुछ लोग अभी फैंग युआन को देख लेते हैं और देखने के बाद वो लोग बोलते हैं कि वो दोनों तो फैंग फैमिली के ट्विंस है ना, और जो अभी सामने चल रहा है वो बंदा तो फैंग युआन है जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखता है और वो बंदा जो कि अभी कम्प्लीटली डिफरेंट एक्ट कर रहा है, मैंने उसके बारे में कुछ र्यूमर सुने हैं जैसे कि वो बंदा फैंग युआन का ब्रदर है और आखिर उसका नाम क्या था। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा ट्रैश है, उसका कुछ काम ही नहीं है। और फैंग जेंग ये सब सुनने के बाद अभी खोकता है पर फैंग युआन उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता और फैंग युआन अभी सोच रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा गुड एग्जाम्पल है, लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो लोग जिनके पास टैलेंट होता है वो दूसरे बंदों को बहुत ही ज्यादा जेलस और हेट करते हैं और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है कि जब मैंने अपने थर्ड क्लास टैलेंट को दिखाया था तब सारे के सारे लोग मेरे अगेंस्ट चले गए थे और हम दोनों ब्रदर को डिफरेंट दिखाने के लिए हमारे एडॉप्टिव पेरेंट ने ये सब किया, जैसे कि उन्होंने मेरे सर्वेंट सेंचुरी को रखा और मेरे भाई को एक मोटी और बूढ़ी सर्वेंट दिया। हम दोनों अपने प्रीवियस लाइफ में बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस थे और मेरा छोटा भाई वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। एज अ रिजल्ट मेरे पिछले लाइफ में हमारे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने हम दोनों के बीच में दरार बना दिया था, बट इस लाइफ में मैं फैंग जेन और सेंचुरी दोनों को सप्रेस कर सकता हूँ। इवन माई अडॉप्टिव आंट एंड अंकल एंड द क्लैन लीडर, एज लॉन्ग एज आई वांट टू मैं उन्हें मैनिपुलेट कर सकता हूँ और मेरे डिमोनिक मेथड में मैं मदद ले सकता हूँ और इस सारे के सारे विलेज के लाइव स्टॉक को मैं अपने मुट्ठी में काबू कर सकता हूँ। पर वो लोग इतने वर्थ ही नहीं है कि मैं उनको यूज करूँ। इस रिवर में वो लोग सिर्फ छोटे से साइड कैरेक्टर्स है जो कि मेरे लिए प्लॉटिंग करते रहते हैं, वो लोग सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑल्दो मैं अभी ये सब बोल रहा हूँ पर अगर उन लोगों में से किसी ने भी मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश किया तो मैं उनको मार डालूंगा। और ये सब बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उस सेरेमनी के ऊपर जहाँ पर हम लोग एक एल्डर को देखते हैं जो कि अभी सारे के सारे स्टूडेंट को एक गुफा में लेके जा रहा होता है और उस गुफा के अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अभी
बहुत ही ज्यादा लाइट आ जाती है और वो एल्डर अभी सारे के सारे स्टूडेंट को बोलता है कि ये एक बहुत ही अंडरग्राउंड केव है और 100 साल पहले वो लोग यहाँ पर माइग्रेट किए थे और वो लोग इसी माउंटेन में रहना शुरू किए थे और वो लोग यहाँ पर इसीलिए रुके थे बिकॉज उन्हें यहाँ पर स्पिरिट स्प्रिंग मिल गया था और ये स्पिरिट स्प्रिंग आखिर क्या है ये तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। और उसके बाद वो टीचर उन्हें स्पिरिट स्प्रिंग के पास लेके आता है जो देखने के बाद अभी कुछ स्टूडेंट शॉक हो चुके होते हैं पर अपना फैंगमैन ये सब देखने के बाद अभी हंस रहा होता है और बोल रहा होता है हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच गए। उसके बाद वो टीचर बोलता है ये मून ऑर्चिड फ्लावर का एक समुद्र है और यहीं से तुम्हारी अवाकनिंग होगी और वो स्टूडेंट तो अभी उसकी ब्यूटी देखकर ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तभी वहाँ पर क्लैन मास्टर आ जाता है जो उस एल्डर को बोलता है कि शायद अभी हमें शुरू करना चाहिए, जिसमें वो एल्डर सारे के सारे स्टूडेंट को बोलता है कि जब तुम्हारा नाम आएगा तुम लोग आगे आना और इसके ऊपर चलना और तुम लोग इस फूल में जितने ज्यादा कदम लोगे इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारा टैलेंट उतना ज्यादा है। और ये बोलने के बाद वो एल्डर अभी एक स्टूडेंट को बुलाता है जो उस फ्लावर में चलना शुरू करता है पर वो स्टूडेंट जब अपना पहला कदम रखता है तभी उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होता है बट वो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ करने के लिए आया था, उसको गू मास्टर बनना था बिकॉज उसको अपना फेथ को चेंज करना है इसीलिए वो एक स्टेप चलता है, 2 स्टेप चलता है पर वो यहीं तक ही चल पाता है, उसके बाद वो नहीं चल पाता। जो देख के अभी वो एल्डर दूसरे बंदे को बुलाता है और वो बंदा अभी उस फ्लावर में 30 स्टेप तक चलता है जो देख के अभी बहुत सारे स्टूडेंट और एल्डर शॉक हो जाते हैं। जरा सोचो भाई उस बंदे ने सिर्फ 2 स्टेप चले थे और ये बंदा 30 स्टेप तक पहुंच गया और लास्ट में वो बंदा 36 स्टेप तक चलता है जो देखने के बाद अभी दूसरे एल्डर उस एल्डर को कांग्रेचुलेट करते हैं बिकॉज वो उसका ग्रैंडसन था और एक एल्डर को ये सब देख के खुशी नहीं हो रही होती। उसके बाद क्लैन लीडर उस बंदे को बोलता है कि तुम्हारा सेकंड क्लास का टैलेंट है और अभी मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और बाकी सारे क्लास के बारे में बताता हूँ। ऐसा है कि इस दुनिया में टैलेंट को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले फर्स्ट क्लास आता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास और जिन बंदों का 10 से कम स्टेप होता है उनका तो कुछ टैलेंट ही नहीं होता, वो फालतू लोग होते हैं। पर जो बंदे 10 से 20 स्टेप तक चलते हैं उन लोगों के पास फोर्थ क्लास का टैलेंट होता है और ऐसे बंदे को ए रैंक का गू मास्टर बनने के लिए कम से कम भी 3 साल लग जाते हैं और वो लोग एक बार गू मास्टर बनने के बाद फैमिली फाउंडेशन के पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड क्लास जो बनने के लिए तुम्हें 20 से 30 स्टेप तक चलना पड़ता है और इनको गू मास्टर बनने के लिए कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग लगता है और ये बंदे गू मास्टर बनने के बाद इस क्लैन के बैकबोन बन सकते हैं। और अभी आते हैं सेकंड क्लास के बंदे जो बनने के लिए तुम्हें 30 से 40 स्टेप लेना पड़ता है और उसके बाद तुम्हें गू मास्टर बनने के लिए 6 से 7 साल तक तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ता है और जब एक बार तुम गू मास्टर बन जाते हो तब तुम्हारा बहुत ही ज्यादा चांस होता है कि तुम इस क्लैन के लीडर तक बन सकते हो। और अभी तुम लोग अगर सोच रहे हो कि भाई आखिर बनना तो ए रैंक का गू मास्टर ही है ना, तो आखिर किसी को ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता है और किसी को कम, और ऊपर से जो बंदे 10 से 20 स्टेप लेते हैं फोर्थ क्लास के टैलेंट वो लोग जल्दी गू मास्टर बन जाते हैं, तो आखिर उनकी इज्जत क्यों नहीं है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो थोड़ा सा समझो, उन लोगों का पोटेंशियल कम होता है भाई और उनकी पोटेंशियल कम होने की वजह से उनको कम टाइम लगता है और जिनका पोटेंशियल हाई होता है उनको अपने हाई लेवल के पीक में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और उसके बाद 6 से 7 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं और क्लैन लीडर तक बन सकते हैं। और जो बंदे 40 से 50 स्टेप तक चल सकते हैं वो लोग फर्स्ट क्लास के टैलेंट होते हैं और वो लोग क्लैन लीडर से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जाते हैं, जैसे कि क्लैन फोस्टर, वो लोग फैमिली प्रोस्पर बनते हैं पर उनको अपना ट्रेनिंग खत्म करने के लिए 10 साल तक लग जाता है। पर इस बार ऐसा हुआ है कि 10 में से आधे लोगों के पास टैलेंट ही नहीं है और अब ये सारे के सारे चीजें फैंगजिन सुन रहा होता है, इसीलिए उसे अभी लग रहा होता है कि उसके पास तो टैलेंट ही नहीं है। और अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरे एल्डर के ऊपर जो कि अभी बोल रहे होते हैं कि हमारा ब्लड लाइन थिनर के ऊपर थिनर होता जा रहा है, इन 5 सालों में हमेशा कोई भी नहीं मिला जो कि इस क्लैन को ताकतवर बना सके। और ऐसा सुनने के बाद अभी दूसरा एल्डर बोलता है हमारे 4th जनरेशन के क्लैन मास्टर ही वही थे जो कि रैंक 5 गू मास्टर तक गए थे, बट ये बहुत ही ज्यादा सेम है कि वो बहुत ही अर्ली एज में मर गए और उनका कोई भी डिसेंडेंट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद तभी वहाँ पर दूसरा स्टूडेंट आता है जिसको फैंगमैन बहुत ही अच्छे से देखता है और वो स्टूडेंट भी 36 स्टेप तक चलता है, जो देखने के बाद अभी दूसरा एल्डर भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है बिकॉज ये बच्चा भी उस एल्डर का ही ग्रैंडसन था। पर फैंगमैन अभी बोल रहा होता है हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा छोटा भाई इससे ज्यादा स्टेप लेके दिखाएगा और मेरा छोटा भाई तेरे ग्रैंडसन से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे जहाँ तक याद है ये और इसके ग्रैंडसन ने अवाकनिंग सेरेमनी में चीटिंग किया है जिसकी वजह से इन फ्यूचर में बहुत ही हेवीली पनिश मिलने वाला है। मुझे जहाँ तक पता है ये सारा गियो चिचेन ये तो बस एक 3rd क्लास का टैलेंट है और इसके ग्रैंडफादर ने इसको ये फेक रिजल्ट लाने में बहुत ही ज्यादा मदद किया। एज अ रिजल्ट ये साला 3rd क्लास का टैलेंट एक 2nd क्लास का टैलेंट बन गया। ये साले 2 एल्डर एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा नापसंद करते हैं और इसीलिए एक दूसरे को सरप्राइज करने के लिए ये लोग अभी इस कंपटीशन में चीटिंग कर रहे हैं। अगर मुझे अच्छे से याद है तो अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद ये कभी भी एक्सपोज नहीं होता। और क्या मुझे उस इंसिडेंट को अपने
अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए। इसका मतलब अभी जो बंदे ने 36 स्टेप लिया वो सारे के सारे फेक है। उसका ग्रैंडफादर एक एल्डर है और उसने उसका मदद किया है फेक करने के लिए ये सारे की सारी चीजें, और फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो ऐसा इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा, और हमें ये बताया नहीं गया कि आखिर वो क्या इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से सारे लोगों को पता चलेगा कि इस बंदे ने फेक किया है। वो तो अभी हम लोगों को आगे ही पता चलेगा। उसके बाद अभी वो एल्डर बोलता है कि नेक्स्ट बंदा है फैंग युआन, और अभी फैंग युआन का नाम सुन के बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक एल्डर भी अभी बोल रहा होता है फैंग युआन वो बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मैं बोल सकता हूँ कि उसे फर्स्ट क्लास का टैलेंट मिलेगा। और ऐसा सुनने के बाद अभी फैंग युआन के भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, और उसके बाद फैंग युआन अभी उस फूलों में चलना शुरू करता है, जहाँ पर अभी फैंग युआन को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, बिकॉज उसके लिए भी ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे ऑर्ब आ जाते हैं जिसको फैंग युआन द होप ऑफ गू बोलता है, और उसके बाद फैंग युआन बोलता है ये सारे के सारे ऑर्ब द होप ऑफ गू है, और ये सारे के सारे एक ओल्डेस्ट लेजेंड से आए हैं, द लेजेंड ऑफ रेंजू। और अभी सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से सुनो, ध्यान दे के सुनो, बिकॉज ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिखाती है हमें। ये स्टोरी शुरू होती है एक वीरान जंगल से, जहाँ पर अभी फैंग युआन हमें बोल रहा होता है लेजेंड में ये कहा गया है कि जब ये वर्ल्ड पहली पहली बार फॉर्म हुआ तब यहाँ पर बहुत सारे जानवर घूमते थे, और इस टाइम पे पहली बार एक ह्यूमन अपीयर हुआ जिसका नाम था रेंजू, और वो सिर्फ रॉ फ्लेश और खून को पी के जिंदा रहता था। उसने बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट लाइफ को जिया था, और उस टाइम पे एक वाइल्ड बीस्ट का ग्रुप भी था जिनका नाम था कुंजिंग, जो कि उस ह्यूमन को खाना चाहते थे। और अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि रेंजू उन बीस्ट को बोल रहा होता है उसके पास ना आने के लिए, पर तभी रेंजू के सामने एक बहुत ही ब्राइट ऑर्ब आता है जो देख के वो बीस्ट और रेंजू दोनों के दोनों डर जाते हैं। पर तभी वो ऑर्ब रेंजू को बोलता है ओ ह्यूमन, हमने तुम्हारी आवाज सुनी और इसीलिए अब से तुम जब भी हमें तुम्हारी लाइफ दोगे तब हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें सरवाइव करने के लिए मदद करेंगे। जो सुनने के बाद अभी रेंजू बोलता है क्या मुझे मेरी लाइफ देनी पड़ेगी, और ये बोलने के बाद अभी रेंजू देखता है कि वो वाइल्ड बीस्ट अभी उसके सामने है, इसीलिए रेंजू उन गू को प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है तुम मेरे यूथ को ले सकते हो। जो सुनने के बाद वो लाइट और रेंजू के यूथ को ले लेते हैं और उसको जवान बना देते हैं, और अभी रेंजू के ऊपर बहुत सारे टैटू आ चुके होते हैं, और अभी रेंजू बहुत ही बड़ा हो चुका है इसीलिए उसके पास अभी बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। उसके बाद रेंजू उन बीच से नॉन स्टॉप लड़ता है और उन्हें बहुत ही रूथलेसली मार देता है, पर बहुत जल्दी रेंजू को पता चल गया था कि पावर से वो कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता, उसको अपनी पावर को बचाना पड़ेगा और उसको कल्टीवेट करके रिकवर भी करना पड़ेगा, और वो अपनी लाइफ को ऐसे ही फ्रीली वेस्ट नहीं कर सकता। और अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि उसने कुंजिंग की बहुत सारे ग्रुप्स को मार दिया होता है, पर रेंजू अभी बहुत ही ज्यादा रेकलेस हो जाता है, इसीलिए रेंजू अभी अपने प्राइम मिडल ईयर्स को सबसे ब्यूटीफुल गू को दे देता है, और उस गू ने अभी अपने रेंजू को विजडम दिया होता है, यानी कि वही एबिलिटी जिसकी मदद से तुम अच्छे या बुरे के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हो। उसके बाद अपने प्राइम मिडल ईयर्स को उस गू को देने की वजह से रेंजू अभी बूढ़ा हो चुका होता है, और अभी रेंजू सोच रहा होता है कि कुंजिंग अभी बहुत ही सारे हैं और उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बट ये सब कुछ ठीक है क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह पे ट्रैप लगा दिए हैं और मैं एक एक करके उन सबको मार सकता हूँ। पर तभी रेंजू का पैर एक रूट में फंस जाता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से गिरता है, और तभी वहाँ पर वो तीनों के तीनों ऑप्स आते हैं जो कि रेंजो को बोलते हैं ओ ह्यूमन, तुम अभी बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हो और आखिर तुम अभी हमें क्या ही दे सकते हो, तुम्हारे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम हमें ऑफर कर सको। जो देखने के बाद अभी रेंजो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे अभी यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकते, अगर तुम मुझे यहाँ पर अभी छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। पर वो रेंजो से सब कुछ वापस ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, और उसी टाइम पे वो सारे के सारे बीस रेंजो के ऊपर अटैक कर देते हैं, और रेंजो अभी मरते हुए बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा एंड ऐसे होगा और मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। पर तभी उसके पास एक छोटा सा गू आता है जिसको देखने के बाद रेंजो अभी बोलता है ओ स्मॉलेस्ट गू, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं अभी मरने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो गू अभी रेंजू को बोलता है ओ ह्यूमन, मुझे तुम ही ऑफर कर दो, मैं तुम्हें इन कुंजिंग से बचा के ले जा सकता हूँ। जो सुनने के बाद रेंजो उस ऑफ को बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें खुद को ऑफर करता हूँ, पर मेरे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो पावर गू और विजडम वाले गू ने मुझे अबैंडन कर दिया और राइट नाउ मेरे पास सिर्फ ओल्ड एज ही बचा हुआ है, बट मैं तुम्हें मेरा ओल्ड एज को ही ऑफर करता हूँ। इसका मतलब तुम समझ ही रहे होगे, मैं इमीडिएटली मर जाऊंगा। ऑल्दो मुझे इन सारे के सारे वाइल्ड बीस्ट ने अभी सराउंडेड ही किया है, मैं वैसे भी मरने ही वाला हूँ और मेरी अभी विश बस यही है कि मैं बस थोड़ा सा और जिंदा रहूं, बस सिर्फ सेकंड के लिए, पर मैं थोड़ा सा और जिंदा रहूं, और इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ बिकॉज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि रेंजू अभी उस गू को बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हें मेरा जवानी दे भी दूंगा
तो मैं इमीडिएटली ही मर जाऊंगा और मुझे इससे अच्छा थोड़ा सा और जी लेने दो। मेरी विश है कि मैं अभी थोड़ा सा और जी लूं, बिकॉज मैंने अपने लाइफ और अपने यूथ को उन दोनों ऑप्स को दे दिया। पर वो छोटा सा ऑफ रेंजू को बोलता है, ओ ह्यूमन, तुम बस मुझे अपना दिल दे दो, मेरे लिए वही बहुत ही ज्यादा सफिशियंट होगा। जो सुनने के बाद अभी रेंजो बोलता है, क्या मेरा दिल? ठीक है लिटिल गू, तुम मेरा दिल को ले सकते हो, पर आखिर मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? बिकॉज अभी मैं मरने वाला हूँ और अगर कहीं से पावर गू और विजडम को वापस भी आ गए तो वो लोग भी मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते। पर तभी वो गू चमकता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे किनलियांग मर जाते हैं और अभी हमें पता चलता है कि वो गू का नाम है होप गू। और इस टाइम से अभी रेंजो को समझ आता है कि तुम्हारा टाइम जितना भी खराब हो, तुम्हारे दिल में हमेशा होप होना चाहिए। यानी कि तुम लोग अभी जरा सोचो, जब रेंजो छोटा था तब रेंजो के सामने 3 ऑप्स आए और उन्होंने रेंजो को बोला, अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें पावर दूंगा, जिसमें रेंजो ने पावर वाले गू को अपना यूथ दे दिया, जिसकी वजह से रेंजो को बहुत ही ज्यादा पावर मिला और उसने किनलियांग को खत्म कर दिया। उसके बाद दूसरी विजडम वाली गू आई जिसने रेंजो को बोला कि तुम मुझे अपना यूथ दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें विजडम दूंगी। और उस गू को यूथ देने के बाद रेंजो बूढ़ा हो गया और उसकी पावर चली गई, पर उसके अंदर आई अभी विजडम। और जब गू मरने वाला था तब उसकी पावर और विजडम सारी की सारी बेकार चली गई, उन लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और लास्ट में जो रियली काम आया वो काम आया होप। और इस कहानी से अभी हमें यही पता चलता है कि तुम्हारी हालत जितनी भी खराब हो, कभी भी होप को मत खोना। होप के लिए अपने हार्ट में हमेशा एक जगह बनाए रखना, बिकॉज होप ही वो सोल्यूशन है जो कि तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। और ये कहानी भी हमें यही बोलना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि बहुत ही अच्छे से सुनना और कमेंट सेक्शन में इस कहानी के लिए डब्ल्यू स्पैम कर दो। और उसके बाद अभी हम लोग फैंग युआन को देखते हैं जो कि अभी अपने दिल में होप लिए हुए 20 स्टेप तक पहुंच जाता है। पर फैंग युआन अभी बहुत ही ज्यादा थक जाता है और अभी सोच रहा होता है कि शायद यही उसका लिमिट है। और उसके बाद हम लोग अभी एल्डर्स को देखते हैं जो कि अभी फैंग युआन को देख रहे होते हैं और फैंग युआन को देखते हुए वो एल्डर्स अभी बोल रहे होते हैं, वहां पर अभी इतना ज्यादा होप क्यों नहीं बचा है? और इसका मतलब तो ये नहीं है क्या कि ये कोई फर्स्ट टैलेंट नहीं है? और ये सारी चीजें अभी क्लैन लीडर बहुत ही अच्छे से देख रहे होते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग फैंग युआन को देखते हैं जो कि अभी बोल रहा होता है, 40 से 50 स्टेप लेने वाले लोग ही फर्स्ट क्लास के टैलेंट होते हैं और मैंने अभी तक सिर्फ 23 स्टेप ही लिए हैं। और उसके बाद फैंग युआन जैसे तैसे करके 27 स्टेप तक लेता है, पर तभी फैंग युआन के अंदर एक अवाकनिंग होती है। उसके बाद अभी हमें अवाकनिंग के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे कि अवाकनिंग एक बहुत ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस प्रोसेस है और ये अवाकनिंग किसी के भी बॉडी के अंदर नहीं होती। मतलब कि ये अवाकन तो किसी के बॉडी के अंदर होती है, बट इसका डायमेंशन अलग होता है, ये किसी और डायमेंशन से एक्टिवेट होती है। और कोई कोई लोग इसे पर्पल स्पेस बोल के भी बुलाते हैं, पर बहुत सारे लोग इसे प्रीमियर सी के नाम से जानते हैं। और जब ये सब हो रहा होता है तब होपगु तुम्हारे चारों तरफ शरीर के आसपास घूम रही होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक लेयर ऑफ ग्लोइंग लाइट तुम्हारे आसपास घूम रही है। और इस अवेकनिंग स्पेस के अंदर एक छोटा सा ग्रीन प्रीमियल सी होता है, सिर्फ गू मास्टर ही ऐसी ग्रीन प्रीमियल एसेंस को फॉर्म कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ दिस एसेंस रिप्रेजेंट द एसेंस, वाइटलिटी, पोटेंशियल एंड सोल ऑफ अ गू मास्टर। मतलब कि जितना ज्यादा वो ग्रीन स्टफ किसी के अंदर होगा उसका मतलब यही होगा कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और ये प्रीमियल एसेंस गू मास्टर यूज करते हैं उनके गू को रेस करने के लिए। इसका मतलब फैंग युआन आज से पाथ ऑफ बिकमिंग गू मास्टर में चल चुका है। उसके बाद अभी फैंग युआन अभी चलना बंद करता है, जो देखने के बाद वो एल्डर अभी फैंग युआन को पूछता है कि क्या तुम इससे और नहीं चल सकते, जिसमें फैंग युआन कुछ भी नहीं बोलता और वापस आ जाता है। जो देख के अभी सारे लोग शॉक हो जाते हैं, बिकॉज फैंग युआन ने अभी सिर्फ 27 स्टेप ही चले होते हैं। और उसके बाद अभी ये सब देखने के बाद तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि फैंग युआन एक थर्ड क्लास का टैलेंट है, जो देख के अभी फैंग जेंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। उसके बाद अभी क्लैन लीडर भी फैंग युआन के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और बहुत सारे एल्डर को तो ऐसा लग रहा होता है कि ये रिजल्ट ही गलत है। पर ये सुनने के बाद अभी दूसरा एल्डर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारी की सारी चीजें देख रहा हूँ और यहाँ पर चीटिंग करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। थोड़ी देर पहले उसने चीटिंग करके वो वापस भी आ गया और वो सेकंड क्लास में भी चला गया। उसके बाद अभी क्लैन लीडर सोच रहे होते हैं, आजकल के बच्चे जिनके पास प्राइमल सी बहुत ही ज्यादा होता है, वो लोग कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो लोग जीनियस है, जैसे कि ज्यादा इंटेलिजेंस होना, प्रिसेप्शन करना, मेमोरी स्ट्रेंथ होना, एजिलिटी और बहुत ही ज्यादा। बट इन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये नहीं होता कि वो लोग फर्स्ट क्लास के टैलेंट है। और सब कुछ डिटरमाइन करता है उनके अवाकनिंग सेरेमनी में कि आखिर उनका टैलेंट कौन सा है। और तुम्हारा जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा और जब तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, तब तुम उतने ही ज्यादा डिसअपॉइंट होगे। और हमारे गिव क्लैन के फर्स्ट जनरेशन के बाद ऐसा कोई भी बंदा नहीं आया जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद फैंग युआन अभी वापस आता है, जो देखने के बाद अभी बहुत सारे बंदे उसका मजाक उड़ाते हैं। पर तभी फैंग युआन अभी अपने दूसरे रूप को देखता है जो कि अभी बोल रहा होता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता,
मैं सिर्फ एक थर्ड क्लास का टैलेंट हूँ। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। मुझे मेरे नॉलेज के साथ सबको सरपास कर देना चाहिए था। मेरा टैलेंट इनसे तो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है और मुझे अभी अपने इमोर्टल होने के जर्नी को शुरू कर देना चाहिए था। तो अभी जिसको भी समझ नहीं आया, फैंग युआन अभी अपने पास्ट के मेमोरी को याद कर रहा है कि उसने पहले जब उसके साथ ये पहली बार हुआ था तब उसने कैसा रिएक्शन दिया था। उसके बाद अभी हम लोग बहुत सारे लोगों का रिएक्शन देखते हैं कि सारे के सारे लोग अभी फैंग युआन के ऊपर डिसअपॉइंट होते हैं और फैंग युआन का पास्ट वाला वर्जन अभी अपने छोटे भाई से माफी मांग रहा होता है बिकॉज अभी वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। पर फैंग युआन अभी उसे बोलता है क्या तू उसको हेट नहीं करता। जो सुनने के बाद अभी फैंग युआन का पास्ट वर्जन गॉड को बहुत ही ज्यादा सुनाता है और वो उसे बोलता है अब से मैं इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा कि मेरा छोटा भाई और एक क्लैन मुझे कैसे देखते हैं। जो सुनने के बाद अभी फैंग युआन अपने पास्ट वाले वर्जन को बोलता है ज्यादा रोना बंद कर। आफ्टर ऑल वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक टाइम में मर ही जाएंगे और उसके बाद वो लोग धूल बन जाएंगे और हवा उनको उड़ा के ले जाएगी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो कि किसी भी ह्यूमन के लाइफ में हो सकता है वो ये है कि वो लोग अपने ड्रीम्स को चेस करे। और अगर हम लोग तेरे क्लैन और तेरे रिलेटिव्स के बारे में बात करें तो वो लोग क्या करेंगे इसके बारे में तुझे चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। एज अ पर्सन तुझे ये सीखना चाहिए कि लोग तेरे साथ जैसा करते हैं तुझे उनके साथ भी वही करना चाहिए। जो सुनने के बाद अभी फैंग युआन का पास्ट वर्जन उसे बोलता है कि तू अभी डेविल पाथ लेने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। जो सुनने के बाद फैंग युआन अभी हंसता है और उसे बोलता है मैं इस रिवर ऑफ टाइम में एक छोटा सा मछली हूँ जो कि इस फ्लो ऑफ टाइम के विपरीत तैरेगा। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कि फैंग युआन का वो वर्जन अभी गायब हो जाता है और उसके बाद अभी वो एल्डर फैंग जेंग को बुलाता है। जो सुनने के बाद अभी फैंग जेंग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और इसी नर्वस की वजह से उसका पैर अभी एक स्टोन में लगता है जिसकी वजह से वो सीधा पानी में गिर जाता है। जो देख के अभी बहुत सारे बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं और क्लैन लीडर को भी यही लग रहा होता है कि फैंग युआन का छोटा भाई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर तभी फैंग युआन अपने भाई का कॉलर पकड़ता है और उसे बोलता है हमारा फ्यूचर का पाथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ये बोलने के बाद फैंग युआन अभी फैंग जेंग को छोड़ देता है पर उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद फैंग युआन अभी अपने भाई को छोड़ के वहां से चला जाता है और फैंग जेंग अभी फैंग युआन को ही देख रहा होता है और फैंग युआन अभी सोच रहा होता है अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरा अगर थर्ड क्लास टैलेंट होता तो क्या मैं तुम्हारे जैसा इतना शांत हो सकता था। मेरे ब्रदर के पास सिर्फ थर्ड क्लास का टैलेंट है तो आखिर मेरे पास कैसा टैलेंट होगा। उसके बाद अभी हम लोग फैंग जेंग की मेमोरी में देखते हैं जहाँ पर उसको सारे लोग बहुत ही ज्यादा गाली दे रहे होते हैं। उसके अंकल और आंट उसे अभी बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने भाई से सीखना चाहिए, तुम्हारा भाई एक प्रोडिजी है और तुम एक कंप्लीट ट्रैश हो। उसके बाद बहुत सारे लोग फैंग जेंग को बोलते हैं कि फैंग जेंग बहुत ही ज्यादा डम है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फैंग जेंग एक एम्बैरेसमेंट है। वो दोनों के दोनों ट्विंस है पर एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और ये सोचते हुए अभी फैंग जेंग चल रहा होता है। उसके बाद फैंग जेंग अभी बोल रहा होता है मेरे अंकल और आंट भी मेरे भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये सब इसीलिए हुआ बिकॉज वो इस क्लैन का होप था। पर आखिर मेरे बारे में क्या, किसी ने भी मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और ये बोलते हुए अभी हम लोग दो लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा अभी फैंग जेंग को देख के बोल रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है, जिसमें वो दूसरा बंदा बोलता है ये फैंग युआन का यंगर ब्रदर है। उसके बाद अभी हम लोग फैंग जेंग के पीओवी से भी देखते हैं जहाँ पर फैंग युआन उससे बहुत ही ज्यादा आगे होता है। पर फैंग जेंग ये सब देख के भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है बिकॉज अभी वो भले ही ऑर्डिनरी हो पर उसके पास अभी एक ब्रदर है जो कि बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा जीनियस है। और फैंग जेंग को अभी ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो ट्राई भी करे तो वो अपने भाई जितना ताकतवर नहीं हो सकता। उसके बाद अभी हम लोग वो टाइम भी देखते हैं जहाँ पर फैंग युआन के लिए उसकी सर्वेंट आई थी और उसको देखने के बाद फैंग जेंग को उससे प्यार हो जाता है। पर उसका अंकल फैंग जेंग को बोलता है कि तुम्हें अकेले ही रहना पसंद है तो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसका मतलब उसके अंकल ने फैंग जेंग के लिए अभी तक कोई भी सर्वेंट लाके उसको नहीं दिया है। उसके बाद फैंग जेंग अभी अपने घर के आसपास घूम रहा होता है जहाँ पर वो अभी अपने आंट की आवाज सुनता है जो कि अभी उसके अंकल को बोल रही होती है कि फैंग युआन के पास एक फर्स्ट क्लास का टैलेंट हो सकता है, इसीलिए हमें उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए बिकॉज वो हमारे क्लैन की एक होप है। और अगर हम लोग बात करें फैंग जेंग की तो वो कुछ भी काम का नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है। मुझे पता है कि वो अवाकेनिंग सेरेमनी में भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए शायद हमें उसको छोड़ देना चाहिए। और ये सुनने के बाद फैंग जेंग अभी सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग मुझे इतना डिफरेंटली ट्रीट क्यों करते हैं और आखिर तुम लोग मुझे एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीने देते, तुम लोग आखिर मुझे एक चांस क्यों नहीं देते कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊं। क्या ऑर्डिनरी होना बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्या ये बहुत ही ज्यादा बुरा है कि मैं और फैंग युआन एक जैसे दिखते हैं। नहीं, ये सब नहीं है, ये सब हुआ बिकॉज मेरे पास एक भाई है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो शायद मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाता। इसका मतलब यहाँ से फैंग जेंग फैंग युआन को नापसंद करना शुरू करता है। उसके बाद अभी हम लोग इस सर्वेंट को देखते हैं जो कि फैंग जेंग को अभी बुला रही होती है। जो सुनने के बाद वो सर्वेंट अभी फैंग जेंग को बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसमें फैंग जेंग बोलता है कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। और फैंग जेंग अभी उसे बोल रहा होता है कि मुझे सारे लोग में से तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट
ट्रीट करती हो, और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम आखिर मुझे ऐसे ट्रीट क्यों करती हो? जिसमें वो उसे कुछ भी नहीं बोलती, वो बस बोलती है कि तुम लड़कियों को नहीं समझते, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो सर्वेंट जाने से पहले फैंग जेंग को बोलती है, तुम्हारा भाई एक प्रोडिजी होगा और शायद वो ए क्लास का फर्स्ट टैलेंट भी ले आए, बट उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। उसकी कंपैरिजन में तुम बहुत ही ज्यादा वार्म और जेंटल हो, और मुझे तुम जैसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये सुनने के बाद अभी फैंग जेंग को एक नई उम्मीद दिख रही होती है। और उसके बाद अभी हम लोग आते हैं उस सीन में जहाँ पर अभी फैंग जेंग कुछ चीज देख के शॉक हो जाता है, और फैंग जेंग ने अभी कुछ ऐसा देखा होता है, और हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सर्वेंट बस अभी फैंग युआन का जैकेट का बटन को लगा रही होती है, पर फैंग जेंग ये सब देख के अभी टूट जाता है। उसके बाद फैंग जेंग अभी खुद को और अपने भाई को कुछ ऐसे कंपैरिजन कर रहा होता है कि फैंग जेंग बहुत ही नीचे है और उसका भाई बहुत ही ऊपर है। उसके बाद फैंग युआन अभी बोलता है कि वो सारे लोगों से रेस्पेक्ट ही चाहता था, बट किसी ने भी उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया। जो सोचते हुए अभी फैंग जेंग बोल रहा होता है कि आखिर फैंग युआन और वो इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों है, और ये बोलते हुए अभी फैंग जेंग ने 43 स्टेप को लिया होता है। इसका मतलब फैंग जेंग एक क्लास का टैलेंट है। और ये सब देखने के बाद अभी उन एल्डर के बीच में लड़ाई हो जाती है कि आखिर फैंग जेंग को कौन पढ़ाएगा, पर लास्ट में ये फिक्स होता है कि जो क्लैन लीडर है वही फैंग जेंग को अभी पढ़ाने वाला है। और अभी फैंग जेंग अपने मरे हुए माँ बाप को बोलता है कि गॉड ने फाइनली उसकी प्रेयर्स को सुन लिया, और भाई आज से सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल जीनियस होता कौन है, और आज से कोई भी मुझे फैंग युआन का छोटा भाई बोल के नहीं बुलाएगा, और जिसने भी मेरे पहले मजाक उड़ाया था वो लोग अभी सुन लो, मेरा नाम है क्यू फैंग जेंग। अभी मुझे इसकी एक चीज के बारे में बात करनी है कि रिवर्स इंसैनिटी ने हमें एक बहुत ही अच्छे से दिखाया है कि अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है तो वो सारे के सारे चीजों को भूल जाता है, वो बंदा पावर में करप्ट हो जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने फैंग जेंग के साथ देख ही लिया। उसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है और क्लैन लीडर अभी सारे के सारे बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जहाँ पर वो एल्डर अभी बच्चों को बोल रहा होता है कि इस दुनिया में 1000 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गू है, जो कि तुम्हारे कल्टीवेशन और स्पेशल पावर को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। और गू बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वेरियस शेप्स और फॉर्म में हो सकती है, और गू तुम्हें कहीं भी मिलेगी। तुम इस मिट्टी में देखो, यहाँ भी गू है, तुम इस ग्रास में देखो, यहाँ पर भी गू है, यहाँ तक कि किसी भी बीस्ट के बॉडी में भी गू होता है। और अगर तुम लोग अभी सोच रहे हो कि आखिर गू क्या है, तो गू एनर्जी है, सिंपल। जैसे कि नारुतो में चाक्रा है, ड्रैगन बॉल में ची है, वैसे ही इस यूनिवर्स में गू है। उसके बाद वो एल्डर बोलता है एक गू चिड़िया के अंदर भी हो सकती है, या फिर किसी सांप के अंदर भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये गू एक जेम या फिर डिमोनिक बीस्ट के अंदर भी हो सकती है। एनीवे अभी के लिए तुम बस इतना समझो कि ये जो है एसेंस है ऑल लिविंग बींग्स के लिए। इनके बिना लिविंग बींग्स जिंदा नहीं रह सकते, और एक ह्यूमन जितना बड़ा होता जाता है वो इन गू के मिस्ट्री को और ज्यादा अनकवर कर सकता है, और इसकी मदद से वो लोग खुद को रिफाइन कर सकते हैं और अपने गू के ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी ये सारे के सारे चीजें कर पाते हैं उनको हम लोग गू मास्टर बोल के बुलाते हैं। और तुम लोगों को अवाकन हुए अभी सिर्फ 7 ही दिन हुआ है, इसीलिए तुम अभी अपने प्रीमियल सी का यूज कर सकते हो अपने गू को बढ़ाने के लिए। और ये प्रीमियल सी वही है जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो ग्रीन ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट। उसके बाद तभी वहां पर एक स्टूडेंट उठता है जो कि उस क्लैन लीडर को पूछता है, मुझे ये सारी की सारी चीजें तब पता थी जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, तो क्या आप मुझे इसे और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि एक रैंक 1 के गू मास्टर और एक रैंक 2 के गू मास्टर में क्या डिफरेंट होता है। जो सुनने के बाद अभी वो एल्डर बोलता है कि एक 4th क्लास के टैलेंट में 20 से 30% ही उसका प्रीमियर स्पेस होता है, और वो बंदा सिर्फ रैंक 2 के गू मास्टर तक ही जा सकता है। उसके बाद जिसके पास भी 3rd क्लास का टैलेंट होता है उसका सिर्फ 40 से 50% ही प्रीमियर सी होता है, और वो बंदा भी सिर्फ रैंक 2 के गू मास्टर ही जा सकता है, पर अगर उसका लक बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ तो वो रैंक 3 भी पहुंच सकता है। उसके बाद अभी आते हैं 2nd क्लास का टैलेंट, जिनके पास 60 to 70 प्रीमियर स्पेस होता है, और वो लोग गू मास्टर के रैंक 4 तक जा सकते हैं। और जिनके पास भी फर्स्ट टैलेंट होता है उनके पास 80 to 90% प्रीमियर सी होता है, और ऐसे बंदे नेचुरल बोर्न जीनियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड, जो कि गू मास्टर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल होते हैं, और ऐसे बंदे रैंक 5 के गू मास्टर तक जा सकते हैं। जो सुनने के बाद अभी बाकी बच्चे बोलते हैं कि रैंक 6 भी तो होगा ना इसका मतलब, और रैंक 6 से भी ज्यादा हो सकता है, जिसमें वो एल्डर बोलता है कि हाँ रैंक 6 भी होता है, पर ये सिर्फ लेजेंड में होता था, और ऑनेस्टली उसे भी नहीं पता कि ये होता है कि नहीं होता, बिकॉज उसने आज तक कभी भी रैंक 6 या फिर उससे ज्यादा लेवल के बंदे को नहीं देखा है। जो सुनने के बाद अभी सारे लोग बात करते हैं कि आखिर उन्होंने फैंग जेंग को क्यों चुना, बिकॉज वो एक नेचुरल बोर्न टैलेंट है। पर अभी सारे के सारे लोग फैंग जेंग की तरफ देखते हैं जो कि अभी सो रहा होता है। जो सुनने के बाद अभी वो बच्चे बोलते हैं फैंग युआन एक हफ्ते से बस सो ही रहा है, और बहुत सारे विलेज ने तो उसको टल्ली होके कहीं पर लेटे हुए भी देखा था। सारे के सारे लोगों को पहले लगा था कि ये एक जीनियस है, पर ये तो सिर्फ 3rd क्लास का टैलेंट है। और अगर हम लोग अभी देखें तो एक भाई स्काई में है और एक भाई ग्राउंड में। उसके बाद वो एल्डर भी फैंग जेंग को देखते हैं और बोलते हैं एक हफ्ता हो चुका है और ये अभी तक सो ही रहा है, क्या इसे ऐसा नहीं लगता कि इसको अभी चेंज हो जाना चाहिए? शायद मैंने पहले
मिस्टेक ही किया होगा। आखिर ऐसा बंदा कैसे जीनियस हो सकता है? हाँ, इसके बारे में भूल जाओ, ये सिर्फ थर्ड क्लास का टैलेंट है। आखिर ऐसा बंदा क्या ही कर पाएगा? ऐसे बंदे के ऊपर क्लैन के रिसोर्सेस वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा बकवास होगा। हमारे एंटायर हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 5 ही गू मास्टर आए हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट जनरेशन के क्लैन लीडर, जो कि इस गिव विलेज के फाउंडर भी थे। उसके बाद हमारे फोर्थ जनरेशन के क्लैन लीडर, जिनके पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट था और वो रैंक 5 के गू मास्टर के पीक स्टेज में थे। पर तभी वहां पर डीमन फ्लावर वाइन मोंक आया, जिसने उनके ऊपर स्नीक अटैक किया, जिसकी वजह से वो मारे गए। अगर वो बंदा नहीं आता तो शायद वो रैंक 6 के गू मास्टर तक भी चले जाते। ये सब कुछ इसीलिए हुआ बिकॉज वो वाइन मोंक यहाँ पर दिखाई दिया, और ये सब इसीलिए हुआ बिकॉज हमारे फोर्थ जनरेशन के लीडर बहुत ही ज्यादा काइंड और मर्सीफुल इंसान थे। एक हीरो जो कि बहुत ही छोटे एज में मारे गए। अगर मैं किसी तरीके से 100 साल पहले जा सकता था और अगर मैं उस वाइन मोंक को देख लेता तो मैं ही उसके साथ फाइट करके उसे मार देता। और ये सुनने के बाद अभी फेंगयुआन की आंखें खुल जाती है और अभी फेंगयुआन हमें वो मोंक और फोर्थ जनरेशन के लीडर के फाइट के बीच में क्या हुआ था वो हमें बताने वाला है। फेंगयुआन अभी बोलता है, इस विलेज के सारे लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। एक वाइन मोंक आया जिसका रैंक भी रैंक 5 गू मास्टर था, पर वो डिमोनिक पाथ के ऊपर था और 100 साल पहले वो इस माउंटेन में आया था और उसने यहाँ पर आते ही बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। पर हमारे फोर्थ जनरेशन के लीडर ने उसे एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल हुआ एंड इन द एंड वाइन मोंक हारा गया और वो हमारे क्लैन लीडर से मर्सी मांगने लगा। और हमारे फोर्थ जनरेशन के क्लैन लीडर वो बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल और काइंड इंसान थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो इसको नहीं मारेंगे। पर तभी उस बंदे ने स्नीक अटैक किया और हमारे क्लैन लीडर के ऊपर फैटल इंजरी कर दिया। पर ये देख के फोर्थ जनरेशन के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे वहीं पर ही मार दिया। और हमारे फोर्थ जनरेशन के लीडर के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक घाव हो गए थे, जिनको किसी ने भी ट्रीट नहीं कर पाया और वो मारे गए। और इसीलिए इस विलेज के लोग उन्हें एक हीरो बुलाते हैं। पर अगर ये बात सच है तो आखिर वो वाइन मोंक का बॉडी किधर है? आखिर इस विलेज में इतना ज्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे उसका बॉडी क्यों नहीं मिला? मुझे जहाँ तक याद है, अब से 2 महीने के बाद यहाँ पर एक गू मास्टर आएगा जिसकी बंदी ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए वो यहाँ पर आके ड्रिंक करेगा और उस ड्रिंक की खुशबू की वजह से वहाँ पर लिक्विड ओम आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो बंदा एक अंडरग्राउंड जगह को देखेगा और वहाँ पर उसे मिलेगा वो ओल्ड मोंक का बॉडी, जिसकी वजह से उस बंदे का नाम इस क्लैन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी बंदी भी उसके पास आ जाएगी। बट अगर ये बात सच है तो आखिर मुझे वो एग्जैक्ट लोकेशन क्यों नहीं दिख रहा? मैं आजकल बहुत ही ज्यादा वाइन लेके घूम रहा हूँ और ड्रंक भी हो रहा हूँ ताकि मैं उन लिक्विड ओम को अपने पास बुला सकूं, पर अभी तक वो काम नहीं किया। अगर मैं एक बार लिक्विड ओम को देख लूं और उसको रिफाइन कर लूं मेरे वाइटल गू के लिए, तो ये मेरे क्लैन के मूनलाइट गू से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अभी शायद तुम लोगों को पता चल गया होगा कि फेंगयुआन रात में टल्ली होके क्यों घूम रहा था। और अभी तुम लोगों ने सुना ना मूनलाइट गू के बारे में, ये क्या है तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। उसके बाद अभी फेंगयुआन बोलता है, कितनी जल्दी अभी अप्रैल आ गया, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक घर के ऊपर, जहाँ पर कोई बंदा अभी बोल रहा होता है, प्रीमियल स्टोन ये दिखने में नॉर्मल स्टोन होते हैं पर इनके अंदर हेवन एंड अर्थ का एसेंस होता है, इसीलिए इसको खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है बिकॉज इसको खरीदने में बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। और ये स्टोन तुम्हारे कल्टीवेशन बढ़ाने में भी बहुत ही ज्यादा मदद करता है और तुम्हारे लिए तो एक स्पिरिचुअल स्टोन ही बहुत ही ज्यादा होगा। और इतना समझो जिनके पास भी अच्छा टैलेंट नहीं होता, ये स्टोन उनकी मदद करता है। और ये सारी की सारी चीजें अभी क्लैन मास्टर बच्चों को बोल रहा होता है। उसके बाद तो क्लैन लीडर बाकी लोगों को कुछ असाइनमेंट देता है, जैसे कि अपने गू को रिफाइन करो, यही तुम्हारा असाइनमेंट है और जब तक तुम अपने एनर्जी को रिफाइन नहीं करते तब तक तुम्हें क्लासेस में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लैन लीडर अभी उन बच्चों को और भी बताते हैं कि तुम्हारे औकात से ज्यादा अगर तुम लोग अपने अंदर एनर्जी भरने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसका हैवी प्राइस भी चुकाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो सुनने के बाद अभी फेंगयुआन सोच रहा होता है, अभी मेरा टाइम है कि मैं अपने वाइटल गू को रिफाइन करूं, आखिर कौन से गू को मुझे चूज करना चाहिए। उसके बाद सारे के सारे बच्चे गू को लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा अभी एक गू को लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और थोड़ी देर बाद अभी फेंगयुआन की भी बारी आ जाती है और फेंगयुआन भी उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर अभी बहुत सारे गूओम होते हैं। जो देखने के बाद अभी फेंगयुआन सोच रहा होता है, एक और रैंक 1 का गूओम, मुझे अभी तक उस मोंक की बॉडी नहीं मिली है, इसीलिए थोड़ा सा सेफ होने के लिए मैं इस मूनलाइट गू को ही लेने वाला हूँ। और ये बोल के वो उस मूनलाइट गू को लेके चला जाता है। तो अभी तुम्हें शायद पता चल गया होगा कि थोड़ी देर पहले जो वो मूनलाइट गू के बारे में बात कर रहा था वो यही है और ये गू बाकी गू की तरह कहीं से आते नहीं है, इनको क्लैन वाले लोग ही बनाते हैं। उसके बाद फेंगयुआन एक बंदे के पास जाता है और उसे बोलता है कि जल्दी से मुझे वाइन दे, जिसमें वो बंदा भी फेंगयुआन को वाइन दे देता है। और फेंगयुआन अभी सोचता है कि मेरे पास अभी उतना ज्यादा पैसा नहीं है और मेरा जैसा थर्ड क्लास टैलेंट अपने एनर्जी को इतनी जल्दी रिफाइन कर पाएगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता और जब तक मैं किसी स्पेशल मेथड का यूज नहीं करता तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। उसके बाद तभी फेंगयुआन
फेंगयुआन अपनी भाई की आवाज सुनता है, जो देखने के बाद वो अपने भाई की तरफ देखता है और उसका भाई अभी फेंगयुआन को बोल रहा होता है कि उसकी आंट और अंकल ने उसको बुलाया है। जो सुनने के बाद भी फेंगयुआन अभी कुछ भी नहीं बोलता। जो देखने के बाद उसका भाई अभी फेंगयुआन को बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, वो लोग तुम्हारे बारे में फिक्र कर रहे हैं, इसीलिए चलो जल्दी वापस घर चलते हैं। पर फेंगयुआन फिर भी कुछ भी नहीं बोलता। जो सुनने के बाद अभी उसके भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर जब वो फेंगयुआन की आंखें देखता है तब उसका भाई भी डर जाता है। जो देखने के बाद अभी फेंगजेंग बोलता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है, आखिर मेरे पास हिम्मत क्यों नहीं आ रहा कि मैं उसके फेस टू फेस देख सकूं। मैं अभी वो बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका हूँ, मेरे पास उससे ज्यादा टैलेंट है, मैं हूँ एक रियल जीनियस। और ये सोचने के बाद जब वो अपने सामने देखता है, वो देखता है कि उसका भाई उसके सामने नहीं होता। फेंगयुआन अभी उसके सामने आ चुका होता है और वो उसे बोल रहा होता है, वहीं पर खड़ा रहेगा क्या, चल जल्दी। उसके बाद वो लोग अपने आंट और अंकल के पास आते हैं, जहाँ पर उसकी आंट अभी उन्हें बोल रही होती है कि हम लोगों ने तुम दोनों को अपने बेटों की तरह पाला, जबकि तुम हमारे अपने चिल्ड्रन नहीं थे, पर फिर भी हम लोगों ने तुम्हें ऐसा दिखाया कि हम तुम्हारे रियल फैमिली है, और इसीलिए हम अभी तुम दोनों को 6-6 स्पिरिचुअल स्टोन दे रहे हैं। जो देखने के बाद अभी फेंगजिंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके बाद अभी उसका अंकल बोलता है कि इसी वजह से आज से हम लोग एक रियल फैमिली है। और फेंगजिंग, क्या तुम चाहते हो कि तुम हमारे रियल फैमिली बनो? जो सुनने के बाद अभी फेंगजिंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे बोलता है कि हाँ मैं बनूंगा। और ये बोलने के बाद वो अपने आंट और अंकल के सामने झुक जाता है। और फेंगजिंग शायद ये भूल चुका है कि ये दोनों वही है जिन्होंने थोड़े चैप्टर पहले इससे बहुत ही कुत्ते की तरह मारा था, बिकॉज इसने थोड़ा सा खाना चुरा लिया था और अभी इन दोनों के सामने ये झुक रहा है। उसके बाद ये लोग ये सेम क्वेश्चन फेंगयुआन को भी पूछते हैं कि क्या तुम हमारे बेटे बनना चाहोगे, पर अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 200 स्पिरिचुअल स्टोन रखे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमारे साथ ना रहो और फैंग फैमिली के ब्लड लाइन को और भी ज्यादा बढ़ाओ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद फेंगयुआन उन्हें बोलता है कि तुम्हें बस यही बकबक करना था, तो मैं इसको लेके यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो सुनने के बाद फेंगजेंग अभी अपने अंकल को समझाने के लिए जाता है कि भाई अभी बहुत ही ज्यादा दुख में है, उसे कुछ भी नहीं पता, पर उसका अंकल उसे बोलता है कि वो यही चाहता है और हम लोग उसे रोक नहीं सकते, इसीलिए उसे जाने दो। और उसके बाद फेंगयुआन अभी वहाँ से चला जाता है और अभी वो दो हरामखोर बातें कर रहे होते हैं कि फेंगयुआन सिर्फ एक थर्ड क्लास का टैलेंट है और वो उनके स्कीम में बिल्कुल भी नहीं फंसा। अगर वो एक बार उसे एडॉप्ट कर लेते तो उन दोनों के पेरेंट्स के इनहेरिटेंस भी इन दोनों को मिल जाता, पर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, आखिर हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद वो दूसरा हरामखोर बोलता है, ये सब ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से उसे इस क्लैन से निकाल दिया जाए, और जैसे ही वो 16 साल का होगा तब उसे नेचुरली उसका जमीन नहीं मिलेगा, उसका जमीन मिलेगा उसके भाई को, और उसको तो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, इसका मतलब वो जमीन मिलेगा हमको। और ये बोलने के बाद वो अंकल अभी फेंगयुआन को बोलता है, हम लोगों ने तुम्हें चांस दिया था पर तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसीलिए हमें ब्लेम मत करना इतना ज्यादा हॉटलेस होने के लिए। और उसके बाद अभी हम लोग फेंगयुआन को देखते हैं जो कि अभी किसी पहाड़ के ऊपर आया होता है और फेंगयुआन अभी बोल रहा होता है, आज हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी है, इसका मतलब शायद फेंगयुआन और फेंगजेंग के बीच कभी ना कभी तो लड़ाई होगी किसी बात पे, और वो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद हम लोग फेंगजेंग को देखते हैं जो कि अभी अपने मरे हुए माँ बाप को चिट्ठी लिख रहा होता है और वो अभी अपने माँ बाप को बोल रहा होता है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, पर तभी वहां पर वही सर्वेंट आ जाती है और तुम्हें तो पता ही होगा कि इस सर्वेंट का मेन स्पेशलिटी ही यही है कि ये मैन को सेड्यूस करती है और उसे खुद के लिए यूज करती है। और उसको देखने के बाद अभी फेंगजेंग भी बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है और फेंगयुआन को वो बॉडी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और इन दोनों के बीच में क्या होगा ये तो तुम्हें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, और मुझे नहीं पता है वीडियो कैसा बना है तो कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 10 रेट कर देना। एंड तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।